अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल एस के एडिविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफ़ियत से होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो सीरीज़ बहुत पसंद आ रही होगी। सबसे पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि पूरा कोर्स आपको एक ही जगह मिल सके और ऑथेंटिक सभी चीज़ें आपको मिल सके। अगर वीडियो देखना आपने शुरू किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें ताकि मुझे पता लग जाए कि आप वीडियो देख रहे हैं। वीडियो से रिगार्डिंग जो भी बातें आपको, जो भी सवालात आपको जहन में आते हैं, आप लाइव चैट में जाकर सवाल कर सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स में जाकर सवाल कर सकते हैं। बातें ज़्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ कंटेंट की तरफ ध्यान देंगे। आपका बातों में टाइम को ज़ाया बिल्कुल नहीं किया जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है इराब। क्या है इराब? सबसे पहले तो मैं ये आपको बात बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि जो हरूफ लिखे हैं, जो लफ्ज़ लिखे हैं, उनको एकदम सही तलफ़ुज़ की अदायगी के साथ सही तरीके से आपको बताया जाए कि लफ्ज़ लिखा क्या है। ठीक है, मैं पूरा रिसर्च करके कोशिश करता हूँ कि आप तक सही लफ्ज़ किस तरह बोला जाता है और सही तरीके से आपको लफ्ज़ बताऊँ ताकि आपको आगे जाकर किसी दुश्वारियों का सामना ना करना पड़े। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? इराब। क्या है इराब? अब कुछ लोग इसे एराब पढ़ देते हैं, कुछ लोग इसे आराब पढ़ देते हैं, कुछ एराब पढ़ देते हैं। ये सही लफ्ज़ है इराब। क्या है? इराब। क्या लफ्ज़ है ये? इराब। क्या है? इराब। इराब क्यों है, इराब क्यों नहीं है, आपको सभी बातें बताई जाएगी। मान लीजिए ये जो आप लफ्ज़ ऊपर देख रहे हैं, ऐन, रैन और इब्बा, क्या हो गया ये? अरब। क्या हो गया? अरब। अरब यानी सऊदी अरब। ठीक है, अब हमने एक अलिफ यहाँ लगा दिया, एक अलिफ यहाँ लगा दिया, यही लिखा है ऊपर। बिल्कुल ज़बर जेर पेश नहीं लिखाया है। उर्दू में इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा कसरत की गई है। उर्दू में ज़बर जेर पेश को बहुत ज़्यादा कम किया जाता है क्योंकि आदत हो जाती है बोलने की। आप कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे तो आपको आदत हो जाएगी कि लफ्ज़ क्या लिखा है। तो हमने एक अलिफ यहाँ लगाया और एक अलिफ यहाँ लगा दिया, तो ये अरब से हो गया अराब, और ये अलिफ ज़बर हो गया तो ये हो गया अराब। क्या हो गया? अराब। अराब मतलब अरब देश के जो गांव के लोग होते हैं, देहाती लोग होते हैं, उन लोगों का अराब कहा जाता है। ठीक है, इसलिए हम इसे अराब नहीं पढ़ेंगे, अराब नहीं पढ़ेंगे, हम इसे क्या पढ़ेंगे? इराब। क्या पढ़ेंगे? इराब। इसका सही प्रोनाउंस क्या है? इराब। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ में आ गई होगी आपके। सही प्रोनाउंस क्या है? इराब। चलिए आगे पढ़ते हैं और आपको बातें बताते चलते हैं इराब क्या है, क्यों है, कैसे है। सबसे पहली बात, इराब जो कहा जाता है, ज़बर ज़ेर पेश जो आप देखते हैं उर्दू में जिस तरह है, तो इराब वैसे ही कहा जाता है अरबी लैंग्वेज के लिए, अरबी ज़बान के लिए। अरबी ज़बान में जो ज़बर, ज़ेर, पेश, तशदीद, तनवीन, ये सब जो होते हैं, इसे अरबी ज़बान में इराब कहा जाता है। उर्दू में इसको हरकत और सकनात कहा जाता है। उर्दू ज़बान में इसे ही हरकत और सकनात कहा जाता है। अरबी ज़बान में इसे इराब कहा जाता है, लेकिन चलन के हिसाब से, बोलचाल के हिसाब से उर्दू में भी इसे इराब बता दिया जाता है, लेकिन असल में उर्दू में से हरकत और सकनात कहा जाता है। अब आप कहेंगे सर अरबी में नाम इराब एक है, उर्दू में नाम दो क्यों? जाहिर सी बात है, आपको हर एक एक लफ्ज़ का मैं पूरा मतलब बताऊंगा कि अरबी में एक है, उर्दू में दो क्यों। यहाँ पर इराब से मुराद ये सभी हैं, ज़बर जेर पेश तजदीद तनवीन सब हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पहला लफ्ज़ है हरकत। हरकत बना है हरकत से, हरकत बना है, एक है तो हरकत, उसकी जमा होगी हरकत, ज़्यादा है तो हरकत। ठीक है, यानी एक लफ्ज़ में
एक हरूफ में जब एक हरकत लग जाती है तो वो हरूफ हरकत में आ जाता है। वो हरूफ किस में आ जाता है? हरकत में आ जाता है। जब तक ये अलीफ है हम इसको सिर्फ अलीफ ही पढ़ेंगे, जब तक ये अलीफ है सिंगल अलीफ ही पढ़ेंगे। जब तक इस पर कोई ज़बर, ज़ेर, पेश, तशदीद कुछ नहीं होगा तब तक हम इसको सिर्फ अलीफ ही पढ़ेंगे। ज़बर, ज़ेर, पेश लगने के बाद, हरकत लगने के बाद ही ये हरकत में आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। तो ये ज़बर, ज़ेर, पेश जितने भी होते हैं सबको क्या कहते हैं? हरकत। क्या कहते हैं इन सभी को? हरकत। और ये ज़बर, ज़ेर, पेश बहुत ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो इसलिए यहाँ पर हरकत की जगह क्या इस्तेमाल किया गया है? हरकत। क्या किया गया है? हरकत। क्या किया गया है? हरकत। चलिए अब आते हैं दूसरा लफ्ज़। दूसरा है सकनात। दूसरा है सकनात। और एक गाड़ी के बारे में सभी जानते हैं, गाड़ी में फर्स्ट गियर होता है, सेकंड गियर होता है, थर्ड गियर होता है, फोर्थ गियर होता है, किस में फिफ्थ गियर भी होता है। लेकिन इतने सारे गियर के साथ ब्रेक कितने होते हैं? सिर्फ एक होता है। ब्रेक कितना होता है? एक होता है। यानी गाड़ी को अलग अलग स्पीड में चलाया जा सकता है, लेकिन ब्रेक लगाने का काम सिर्फ एक ही करता है, उसको ब्रेक कहा जाता है। ब्रेक को तो कुछ नहीं कहता, ब्रेक में तो फर्स्ट गियर सेकंड गियर नहीं होता ना। तो हरकत बहुत सारे होते हैं, हरकत बहुत सारे होते हैं। ज़बर, ज़ेर, पेश इन सभी को कहा जाता है हरकत। लेकिन हरकत के अलावा एक होता है साकिन, इसको बोलते हैं सुकून। क्या बोलते हैं इसे? ये जो होता है छोटा सा, इसको कहा जाता है उर्दू में सुकून। क्या कहा जाता है इसे? सुकून। तो जिस लफ्ज़ पर सुकून लग जाए, जिस हरूफ पर सुकून लग जाया करता है, ये लग जाया करता है, उसे कहते हैं साकिन। क्या कहते हैं? साकिन। और सुकून एक ही होता है, तो सुकून का काम है ब्रेक लगाना, इसलिए सुकून एक ही होता है, इसलिए कहता है सकनात। तो ज़बर, ज़ेर, पेश ये सब तो कहलाएंगे हरकत, और सुकून से बना है सकनात। सुकून से बना है सकनात। अब इनके काम क्या है हम आपको डिटेल में सब कुछ बताते चलते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं और आपको बातें समझाते हैं। अल्फाज की दुरुस्त अदायगी तलफ़ुज़ कहलाती है। अल्फाज की दुरुस्त अदायगी तलफ़ुज़ कहलाती है। यानी किसी अल्फाज को दुरुस्त तरीके से, सही तरीके से पढ़ना, उच्चारण करना, प्रोनंसिएशन करना क्या कहलाता है? तलफ़ुज़ कहलाता है। अल्फाज और तलफ़ुज़ को जब आप देखेंगे, इन दोनों की शक्लें एक जैसी लगेगी, इन दोनों की शक्लें एक जैसी लगेगी। कैसे लगेगी ये भी देखिए। ये लाम, ये फ़ा और ये ज़ॉएं, ये क्या है? लफ्ज़। क्या है? लफ्ज़। एक है तो लफ्ज़, ज़्यादा है तो अल्फाज, ज़्यादा है तो अल्फाज। और इसी अल्फाज को हमने अलीफ और लाम नहीं लगाकर यहाँ पर क्या लगा दिया? ता। क्या लगा दिया? ता। तो ये क्या हो गया? तलफ़ुज़। क्या हो गया? तलफ़ुज़। यानी अल्फाज, तलफ़ुज़ किससे बना है? अल्फाज से बना है। तलफ़ुज़ किससे बना है? अल्फाज से बना है। ये पर्पल कलर हो सकता है, आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो चलिए हम इसे रेड कर देते हैं। ठीक है, हो गया रेड। तो अल्फाज से ही क्या बना है? तलफ़ुज़ बना है। ठीक है, अल्फाज की शब्दों का उच्चारण करना ही क्या कहलाता है? अल्फाज की दुरुस्त अदायगी क्या कहलाता है? तलफ़ुज़ कहलाता है। तलफ़ुज़ के लिए इराब यानी हरकत और सकनात का जानना ज़रूरी होता है। इमला और लफ्ज़ में वही सूरत इख्तियार की जानी चाहिए जो अहले ज़बान में रिवाज पा चुकी हो, यानी उर्दू में बात करते हुए उर्दू का ही लबो लहजा इख्तियार किया जाए। बात समझ रहे हैं आप? मान लीजिए आप हिंदी में एक पंक्ति बोलते हैं, हिंदी में एक पंक्ति आप जब कहते हैं कि गरीबी को हम समस्या ना कहकर गंभीर समस्या कहें, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये था आपका हिंदी। ठीक है, इंग्लिश में जब आप इस बात को कहेंगे तो आप इंग्लिश फॉर्म में ही कहेंगे, लेकिन जब आप उर्दू में किसी बात को कहेंगे तो उर्दू का लबो लहजा वैसा होना चाहिए जैसी आपकी ज़बान है। जैसे खा को खा बोलना है ना, अलीफ और आइन में फ़र्क होना, ये सब बातें क्या है? ज़रूरी है। आपका तलफ़ुज़ सुधारना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब एक टीचर सही तलफ़ुज़ अदा करेगा तभी वो बच्चों में ये आदत डाल पाएगा कि वो सही तलफ़ुज़, सही अदायगी के साथ लफ्ज़ों को पढ़ें। लेकिन जब टीचर का ही तलफ़ुज़ ख़राब होगा, जब टीचर ही तलफ़ुज़ को तलफ़ज़ पढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि बच्चा भी उसे तलफ़ज़ ही पढ़ेगा, उसके जहन में तलफ़ुज़ नाम की तो कोई चीज़ होगी भी नहीं।
तो बेहतर है कि आप भी अपना तलफ़ुज़ सुधारें। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने उन उस्ताद मोहतरम का जिन्होंने मेरा तलफ़ुज़ सुधारा, और अल्लाह शुक्र है कि मेरा तलफ़ुज़ काफ़ी हद तक ठीक है। बेहतर तो नहीं कह सकता क्योंकि आप मेरे से बहुत बड़े महापुरुष हैं, महाज्ञानी हैं। आपके जितना तलफ़ुज़ मेरा उत्तम नहीं है, बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन अच्छा है, जानता हूँ। आगे देखिए, दुरुस्त तलफ़ुज़ के लिए उर्दू में हरूफ पर मख़सूस अलामात इस्तेमाल की जाती हैं। इन अलामतों को एराब कहा जाता है। ठीक है, हर हरूफ पर क्या लगाई जाती है, कुछ अलामत लगाई जाती है। इसी अलामत को क्या कहते हैं, एराब कहा जाता है। यानी ये ज़बर, ज़ेर, पेश, तशदीद, ये सब अलामत है, ये सब एक निशान है जिसे क्या एराब कहा जाता है। एराब लगाने से हरूफ दो हालतों में आ जाते हैं, मुतहर्रिक या साकिन। ये बात मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ, पर रिपीट कर देता हूँ। हरूफ, चलिए मैं आपको डिटेल में समझा, पढ़ के बता देता हूँ आपको। हरूफ में किसी भी हरूफ पर एराब लगाने के बाद हरूफ दो हालत में आ जाता है, या तो हरूफ कहलाता है मुतहर्रिक, या कहलाता है साकिन, या कहलाता है साकिन। दो ही कंडीशंस होती है, तीसरी कंडीशन नहीं होती। दो कंडीशन क्या है, डिटेल में देखें। मुतहर्रिक क्या होता है, साकिन क्या होता है। जब हरूफ पर ज़बर, ज़ेर या पेश आए, ये अपनी आवाज़ देते हैं और ऐसे हरूफ को मुतहर्रिक कहा जाता है। अभी ये सिर्फ अलिफ है, अभी ये सिर्फ अलिफ है। अलिफ पर जब हमने ज़बर लगा दिया, अलिफ पर जब हमने ज़बर लगा दिया तो ये क्या कहलाएगा, मुतहर्रिक कहलाएगा। अलिफ मुतहर्रिक, अलिफ क्या है, अभी मुतहर्रिक है। यानी अलिफ मुतहर्रिक को क्या बोलेंगे, मुतहर्रिक बना है हरकत से। अलिफ पर इस वक्त कोई ना कोई हरकत है। अब हरकत ज़बर के रूप में हो सकती है, ज़ेर के रूप में हो सकती है, पेश हो सकता है, तशदीद हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जब भी इस पे ज़बर, ज़ेर, पेश कुछ लग जाएगा तो वो हरूफ क्या कहलाएगा, मुतहर्रिक कहलाएगा। वो हरूफ क्या कहलाएगा, मुतहर्रिक कहलाएगा। हम ज़बर को मुतहर्रिक नहीं कहेंगे, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ज़बर, ज़ेर, पेश को तो हरकत ही कहेंगे, लेकिन अलिफ को क्या कहेंगे, बा को क्या कहेंगे, बा ज़बर बा, बा ज़बर बा। तो बा को तो हम हरूफ ही कहेंगे, ज़बर को तो हम हरकत ही कहेंगे। अब बा क्या कहलाएगा, अब बा कहलाएगा मुतहर्रिक। क्या कहलाएगा, मुतहर्रिक, क्योंकि बा के ऊपर कोई ना कोई हरकत लगी हुई है। ठीक है, दूसरा साकिन, जब हरूफ पर कोई हरकत ज़बर, ज़ेर या पेश ना हो बल्कि जज़्म हो तो ऐसा हरूफ साकिन कहलाता है। तो ऐसा हरूफ क्या कहलाता है, साकिन कहलाता है। देखिए, साकिन को समझना थोड़ा नई चीज़ है, समझिए। ये एक वर्ड लिखा है जज़्म, क्या लिखा है, ये जज़्म, ये जीम, ये ज़ और ये मीम। ज़्यादातर लोग इसको क्या पढ़ाते हैं, जज़म। क्या पढ़ाते हैं, जज़म। जीम ज़बर, ज़े ज़बर, और मीम पे तो कुछ है ही नहीं, मीम पे तो कुछ है ही नहीं, क्या पढ़ाते हैं, जज़म। जबकि ऐसा नहीं है, ज़ा पर क्या है, साकिन है, ज़ा पर क्या है, साकिन है। तो जीम पर ज़बर है तो ज़बर तो कहलाएगी हरकत और जीम कहलाएगा मुतहर्रिक। ज़ा के ऊपर क्या लगी है, साकिन लगी है, क्या लगी है, साकिन। ये साकिन क्या करता है, ये हरकत हटाता है। ये कहता है कि ज़ा पूरा नहीं है बल्कि ज़ा क्या है, आधा है। ज़े क्या है, आधा है। ज़े क्या है, आधा है। और इस तरह मीम लग कर क्या हो जाता है, जज़्म, क्या हो जाता है, जज़्म। जज़म नहीं होता, जज़म नहीं होता बल्कि क्या हो जाता है, जज़्म हो जाता है। तो जिस हरूफ पर ज़बर, ज़ेर, पेश सब लगे हों उस हरूफ को मुतहर्रिक कहते हैं, और इन सब के अलावा जिस हरूफ पर जज़्म लगी हो, क्या लगी हो, जज़्म लगी हो, उसे हम साकिन कहते हैं। साकिन को हम, जज़्म को ना, जज़्म को सुकून भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जज़्म का क्या कहते हैं, सुकून भी कहते हैं, कि जिस हरूफ पर सुकून लगा हो उसे साकिन कहते हैं। इसके दो नाम हैं, जिस हरूफ पर सुकून लगा हो उसे साकिन कहते हैं, और जिस पर कोई हरकत लगी हो, ज़बर, ज़ेर, पेश, उसे मुतहर्रिक कहते हैं। उम्मीद करता हूँ बात आपके समझ में आ गई होगी, बहुत ही सिंपल तरीका है। चलिए, अब हरूफ की दो किस्में और हो गई, मुतहर्रिक और साकिन। कल तक हम हरूफ के बारे में पढ़ा चुके हैं कि हरूफ
तो तलफ़ुज़ के एतबार से दो तरह के होते हैं, हुरूफ शमसी, हुरूफ क़मरी। फिर हमने पढ़ा है हुरूफ नुक़्ते के एतबार से दो तरह के होते हैं, मनक़ूत और गैर मनक़ूत। फिर हमने ये भी बताया कि हुरूफ और भी दो तरीके से हो सकते हैं, दूसरी ज़बानों के लिहाज से भी हो सकते हैं। ठीक है, हर तरीके से हुरूफ की अलग किस्में हैं, लेकिन हुरूफ पर जब मात्राएं लग जाती है, एराब लग जाती है, तो भी हुरूफ और तरीके से बदले जाते रहें। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं एराब की। एराब की अक़साम यानी किस्में। ठीक है, एराब कितने होते हैं? हिंदी में तो 12 खड़ी होती है। हिंदी में क्या होती है? 12 खड़ी होती है। ए आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अन और अह। इन सबको वर्ड में जोड़ दिया जाता है और वैसी ही आवाज़ वो करने लगते हैं। जैसे हिंदी में ए आ उ ई उ। मान लीजिए हिंदी में हमने लफ्ज़ लिखा है ब और इसमें मात्रा लगाई बड़ों की, तो क्या हो गया? बू। ठीक है, मान लीजिए हमने मैं लिखा, मैं में बड़ी की मात्रा लगाई तो क्या हो गया? मी। छः में बड़ी आ की मात्रा लगाई ठा। स में कोई मात्रा लगाई नहीं तो ये रहेगा स। मिठास, मिठास में छोटी की मात्रा आती है, सॉरी। ठीक है, तो इस तरह की तरीका किस में होता है? हिंदी में होता है। हम हिंदी को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा। क्या? क्योंकि हिंदी इजीली समझ में आ जाती है, इसलिए उर्दू को हम बार बार हिंदी से कनेक्ट करते हैं। एक बात आपको बता दूं, हिंदी उर्दू दोनों क्या हैं? बहनें हैं। हिंदी उर्दू तो दोनों क्या हैं? बहनें हैं। वो जब उर्दू वाला जब टॉपिक आएगा आपको उर्दू के इतिहास से रिलेटेड, तो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि उर्दू हिंदी दोनों बहनें क्यों हैं, क्योंकि दोनों शूर चीनी से ज़बान से निकली हैं, दोनों क्या हैं? बहनें हैं। तो अरबिक उर्दू में कितने एराब होते हैं? 7। कितने होते हैं? 7। वैसे 8 होते हैं, 8वें को हम गिनेंगे नहीं, उसके बारे में बाद बताएंगे। कितने होते हैं? 7। एक होता है ज़बर, एक होता है ज़ेर, एक होता है पेश, मद, जज़्म, तशदीद और तनवीन। ज़बर, ज़ेर, पेश, मद, जज़्म, तशदीद और तनवीन, ये 7 क्या है? एराब है। इन सब की अलग अलग आवाज़ आती है, सबकी अलग अलग आवाज़ आती है। इन सबको अलग अलग जगह काम में लिया जाता है। मैंने आपको कल बताया था हरूफ और भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है हुरूफ इल्लत, एक होता है हुरूफ सही। हुरूफ इल्लत होते हैं अलीफ, वाव और या। अलीफ, वाव और या, यानी किसी लफ्ज़ में अलीफ, वाव और या जोड़कर उसके साउंड को चेंज किया जा सकता है, उसके प्रोनाउंस को चेंज किया जा सकता है, उसकी हरकत को चेंज किया जा सकता है। और साथ में जब एराब को और लगा दिया जाता है, साथ में एराब को और जोड़ दिया जाता है, तो ये तीनों ही अलग अलग साउंड देने लगते हैं। ये तीनों ही अलग अलग साउंड देने लगते हैं। आगे जैसे जैसे लफ्ज़ आएंगे हम उनको डिटेल में आपको बताते चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सब को बारी बारी पढ़ेंगे। ज़बर कहाँ होता है? मान लीजिए अलीफ, ये अलीफ ऊपर लग गया, ये क्या चीज़ है? टेढ़ी लगी, ज़बर है। ज़ेर कहाँ होता है? ये अलीफ है, ये इसके नीचे छोटी डंडी है टेढ़ी, ये क्या कहलाती है? ज़ेर है। अलीफ के ऊपर छोटा सा एक गोल निशान है, ये क्या है? पेश है। अलीफ के ऊपर इस तरह की बल खाती हुई जो लाइन है, इस तरह की, ये मद है। क्या है? मद। ये जॉइंट नहीं होता, अलग से होता है, अलग। मद है। क्या है? मद है। जज़्म के बारे में आपको ऊपर बता दिया, छोटा सा निशान होता है, मान अलीफ, छोटा सा जज़्म। ठीक है। तशदीद आप जानते हैं, किसी लफ्ज़ को 2 बार पढ़ने के लिए क्या लगाते हैं? तशदीद लगाते हैं। और तनवीन जानते हैं, अलीफ के ऊपर 2 बार ज़बर लगाते हैं, 2 बार ज़ेर लगाते हैं या 2 बार पेश लगाते हैं, तो ये कहलाता है तनवीन। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं ज़बर। ये तिरछी लकीर हुरूफ के ऊपर लगाई जाती है। अरबी में ज़बर को फ़तह कहते हैं। क्या कहते हैं? फ़तह कहते हैं। क्या कहते हैं? फ़तह कहते हैं। इसलिए जिस हरूफ पर ज़बर आए उसे मफ्तूह कहते हैं, जैसे साजिद, डर, अतहर वगैरह। जिस हरूफ पर ज़बर लगता है उसे क्या कहते हैं? मफ्तूह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ज़बर को अरबी में फ़तहा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ़तहा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ़तवा। अब फ़तहा के अलावा ज़बर को नसब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नसब भी कहते हैं।
तो 3 नाम हो गए ज़बर के, 3 ज़बर के कितने नाम हो गए? आपको नाम याद रखना क्या है आपके लिए ज़रूरी है, आपसे पूछ लिया जाएगा। ज़बर के 3 नाम हैं, एक तो है ज़बर ख़ुद, दूसरा है फ़तह लिखा है, और तीसरा है नसब। क्या है? नसब। तो जिस लफ्ज़ पर जिस हरूफ पर ज़बर लग जाए उसे क्या कहते हैं? फ़तह से बनता है मफ़तूह, क्या बनता है? मफ़तूह। और नसब से बनता है मंसूब, क्या बनता है? मंसूब। तो जिस हरूफ पर ज़बर लगा हो उसे मफ़तूह भी कहते हैं और उसे मंसूब भी कहते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए अगला लफ्ज़ पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है ज़ेर। क्या है? ज़ेर। ये नीचे मैंने अलामत लगाई है, आपको दिख रहा होगा, छोटा सा यहाँ पर दिख रहा ना, एक एग्जाम्पल के तौर पर। ये तिरछी लकीर हरूफ के नीचे लगाई जाती है। अरबी में ज़ेर को कसरा कहते हैं, इसलिए जिस हरूफ के नीचे ज़ेर आए उसे मकसूर कहते हैं, जैसे मीर, वकील वगैरह वगैरह। तो बात समझ रहे हैं ना? ज़ेर के कितने नाम हो गए? ज़ेर के 2 नाम हो गए। ज़ेर को क्या कहते हैं? कसरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कसरा। तो जिस हरूफ के नीचे ज़ेर लग जाता है उस हरूफ को क्या कहते हैं? मकसूर कहते हैं। क्या कहते हैं? मकसूर। जैसे मीम, ये, ज़ेर और रा, ये क्या हो गया? मीर। क्या हो गया? मीर। वकील। अब ये ज़ेर खिसक गया बाहर क्योंकि ये टाइपिंग उर्दू कैच नहीं करता है। मीर, वकील, ये सब क्या कहलाएंगे? मकसूर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मकसूर कहलाएंगे। पूरा लफ्ज़ मकसूर नहीं कहलाएगा महापुरुषों, पूरा लफ्ज़ मकसूर नहीं कहलाएगा। मान लीजिए ये लिखा है मीम प्लस या प्लस रा, अब आप इसे मेर भी पढ़ सकते हैं, है ना? तो ये मीम के नीचे क्या लगाएंगे हम? ज़ेर। क्या लगा देंगे? ज़ेर। मीम या ज़ेर मीर, मीम या ज़ेर मीर, मीम या ज़ेर मीर। और ज़ेर हट जाएगा तो ये मेर हो जाएगा, तो इसलिए ज़ेर लगाना क्या है? ज़रूरी है। तो मकसूर किसे कहेंगे? मकसूर सिर्फ मीम को कहेंगे। मीम की हालत कैसी है? मकसूर जैसी है। मीम की हालत कैसी है? मकसूर है। समझ गए बात? ठीक है, अगला देखें। अब है पेश। क्या है? पेश। ये छोटा सा लगाया है, आप स्क्रीन को जूम करके देख लीजिएगा। ये अलामत हरूफ के ऊपर लगती है। अरबी में पेश को ज़म्मा कहते हैं। ये क्या लफ्ज़ लिखा है? ज़िमा ज़मा नहीं है, ये है ज़म्मा। क्या है? ज़म्मा कहते हैं, इसलिए जिस हरूफ पर पेश आता है, जिस हरूफ पर पेश आए उसे मज़मूम कहा जाता है। मसलन पुर, उर्दू, ऊपर, कुछ भी, ठीक है? ये सब मान लीजिए जिस पर ऊ की आवाज़ आती है क्या कहलाता है? वो पेश कहलाता है। और जिस पर पेश लग जाता है उसे क्या कहते हैं? मज़मूम कहते हैं। क्या कहते हैं? मज़मूम। अब पेश के कितने नाम हो गए? पेश के भी 3 नाम हो गए। अब आप कहोगे सर बताए तो 2 हैं, 3 कैसे हो गए? एक तो पेश है खुद, एक है ज़म्मा, एक है ज़म्मा, एक है रफ़ा। क्या है? रफ़ा। एक क्या है? रफ़ा। एक क्या है? रफ़ा। इसको रफ़ा भी कहते हैं, ज़म्मा भी कहते हैं और पेश भी कहते हैं। 3 नाम है। तो जिस हरूफ पर पेश लग जाए उसे मज़मूम भी कहते हैं और मरफू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मरफू। या तो कहते हैं मज़मूम या कहते हैं मरफू, दोनों में कुछ भी कह सकते हैं। राइटिंग का बड़ा इशू है यार, स्क्रीन पे पेंसिल चलती नहीं है। चलिए, तो पेश के भी कितने नाम हो गए? 3 नाम हो गए। ज़बर के कितने नाम हो गए? 3 नाम हो गए। ज़बर को ज़बर भी कहते हैं और क्या कहते हैं? नसब भी कहते हैं और क्या कहते हैं? और फ़तह भी कहते हैं, और फ़तह भी कहते हैं। तो जिस हरूफ पर ज़बर लग जाए उसे मफ़तूह भी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? मफ़तूह भी कहते हैं और मंसूब भी कहते हैं। फिर आया ज़ेर का नंबर। तो ज़ेर के 2 नाम हैं। ज़ेर को अरबी में कसरा कहते हैं, ज़ेर को अरबी में कसरा कहते हैं। फिर आता है पेश। पेश को ज़म्मा भी कहते हैं और रफ़ा भी कहते हैं।
अब नंबर आता है हमारा जज्म का। किसका नंबर आता है? जज्म का। पढ़िए इसके बारे में। ये अलामत हुरूफ के ऊपर लगती है। ये अलामत हुरूफ के सुकून या ठहराव को जाहिर करती है और हुरूफ के ऊपर लगाई जाती है। इसका दूसरा नाम सुकून है। जज्म का दूसरा नाम क्या है? सुकून है। मैं पहले बता चुका हूँ। जिस हुरूफ पर सुकून हो उसे साकिन कहते हैं। जिस हुरूफ पर सुकून हो उसे साकिन कहते हैं। जज्म वाले हुरूफ को खामोश बोला जाता है, जैसे बम, दर, सब वगैरह। इसको सब नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सब। क्या बोलेंगे? सब। जैसे सीन ज़बर स, बा साकिन, बा साकिन। और जा ज़बर ज़ा, नुक्ता मोटा करते हैं थोड़ा, लो, जा ज़बर ज़। तो इसको क्या पढ़ेंगे? स ब ज़। क्या है? स ब ज़। लेकिन इस पर साकिन लगा दिया और हमने ज़बर इस पे से हटा दिया, तो हम क्या पढ़ेंगे? ब को खामोश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? खामोश पढ़ेंगे। तो ये स ब ज़ की जगह हो जाएगा सब्ज़। क्या हो जाएगा? सब्ज़। क्या हो जाएगा? सब्ज़। आप समझ गए साकिन का काम क्या है? हुरूफ को कसरा करना, उसको घटाना, यानी उसको कम कर देना, उसकी खामोशी जाहिर करना, ये साकिन का काम होता है। इसको सब अज़ा की जगह क्या पढ़ेंगे? सब्ज़ पढ़ेंगे। यही साकिन का काम होता है। चलिए, एक अलामत है मद। क्या है? मद। ये सिर्फ अलीफ, ज़्यादातर उम्मन अलीफ पर ही लगाई जाती है। मद का मानी है खींच कर पढ़ना। मद का मानी है खींच कर पढ़ना। ये अलामत सिर्फ अलीफ पर ही लगाई जाती है, इसलिए इसे अलीफ ममदूदा भी कहा जाता है, जैसे आम, आवाज़, आज, आराम वगैरह। कन्फ्यूजन क्या है? देखिए, मान लीजिए हमने लफ्ज़ लिखा है, अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है जो लफ्ज़ काचा बादाम, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस है अभी, बहुत ज़्यादा क्या है? फेमस है अभी काचा बादाम। तो बा में क्या लगाया? अलीफ लगा दिया, तो क्या हो गया? बा। दाल में क्या लगाया? अलीफ लगा दिया, तो क्या हो गया? दा। और मीम में कुछ नहीं लगाया, तो ये रह गया म। तो बा दा म, बा दा म, ये क्या हो गया? बादाम। ठीक है। अब हम किसी भी लफ्ज़ में आ की मात्रा लगाने के लिए क्या लगा देते हैं? अलीफ लगा देते हैं। लेकिन जब अलीफ में अलीफ लगाना हो, अलीफ में आ की मात्रा लगानी हो, तो हम कैसे लिखेंगे? ये अलीफ यानी अ, इसमें एक और अलीफ लगाया तो हो गया आ, फिर लगाया मीम, क्या हो गया? आम। क्या हो गया? आम। तो बताइए ऐसा लिखना मुनासिब लगता कि नहीं? जाहिर सी बात है, ऐसा लिखना मुनासिब नहीं लगता। इसलिए सिर्फ अलीफ को क्या करेंगे? हटा देंगे। इस अलीफ के ऊपर हम एक और अलीफ नहीं जोड़ने के बजाय हम क्या लगा देंगे? मद। क्या लगा देंगे दोस्तों? मद। और मद लगाने से अ की जगह क्या बन जाएगा? आब। क्या बन जाएगा? आ। और आ और मीम बन के क्या बन जाएंगे? आम। क्या हो जाएगा? आम। तो इसलिए मद कहाँ लगाई जाती है? मद का मतलब होता है आ की मात्रा, इसका मतलब होता है खींच के पढ़ना, और मद सिर्फ अलीफ पर लगाई जाती है। समझ गए? चलिए, अगला वर्ड है तशदीद। क्या है? तशदीद। क्या है? तशदीद। ये अलामत हरूफ के ऊपर लगती है। इस अलामत वाले हरूफ को 2 दफ़ा पढ़ा जाता है। इसे शहद भी कहते हैं। इस अलामत वाले हरूफ को मुशद्दद कहते हैं। क्या कहते हैं? मुशद्दद कहते हैं, जैसे अल्लाह, रिक़त वगैरह वगैरह वगैरह। यानी तशदीद का मतलब क्या होगा? तशदीद लगाई क्यों जाती है? पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, तशदीद लगाई क्यों जाती है, तशदीद की ईजाद कैसे हुई, क्यों उर्दू में इसका प्रचलन हुआ, कैसे आई, ये भी समझें। मान लीजिए हमने हिंदी में हमें लिखना है ढक्कन। क्या लिखना है? ये ढ, ये क, ये क और ये न। क्या हो गया? ढक्कन। जैसे कि मेरे कुछ दोस्त हैं, क्या है? ढक्कन। ढ पूरा, क पूरा, न पूरा। क को 2 बार पढ़ना था तो एक क आधा लगा दिया, एक का पूरा लगा दिया। यानी हुरूफ को तोड़ा जा सकता है, हुरूफ को तोड़ा जा सकता है हिंदी में।
तो ये क और ये क मिलके क्या हो जाएंगे, ढक्कन हो जाएंगे, डबल क्या हो जाएगा। मान लीजिए ये क भी पूरा और ये क्या भी पूरा 2 बार लगा देते तो ज़्यादा ढक्कन, क्या हो जाता, ढक्कन, ढक्कन 2 लफ्ज़ हो जाते और ढक्कन पढ़ना नहीं, ढक्कन नहीं पढ़ा जाता। समझ गए। ऐसा ही काम अगर हमें इंग्लिश में करना है, ऐसा ही काम हमें किस में करना है, इंग्लिश में करना है, तो हम क्या लिखेंगे, DHAK KAN, DHAKAN, ढक्कन। यानी एक के में ए लगाया नहीं और दूसरे के में साथ में ए लगा दिया, इस ए ने इसको पूरा कर दिया और ये के और के मिलकर ढक हो गया, क्या हो गया, ढक। तो यहाँ पर भी हम ए हटा सकते थे, ऑप्शन था यहाँ पर ना, यहाँ ए लगा सकते तो ये हटा सकते थे। हिंदी में हम क को आधा कर सकते थे और क को पूरा कर सकते थे। लेकिन मेरे दोस्तों, सबसे अनोखी बात, आप कहें कि उर्दू में आधा लगा देते तो आप खुद देख रहे हैं, पूरी इबारत देख रहे हैं, पूरी लिखी हुई, ये पूरी इबारत देख रहे हैं। उर्दू तो हर वर्ड ही उर्दू में तोड़ा जाता है। ये ज जो है, ज को तोड़ दिया तो बताओ ज आधा होगा क्या? ये हमने जाति का ज तोड़ के उसमें अलिफ लगा दिया है। हम पूरा जीम लगा कर अलिफ नहीं लिखते हैं, बल्कि जे में अलिफ जोड़ देते हैं। तो बताओ ये ज आधा पढ़ने में आएगा क्या? अरे नहीं, उर्दू को तो हर वर्ड तोड़ के ही पढ़े जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते, इसलिए इस चीज़ का इजाद हुआ। इसका नाम है तशदीद। क्या नाम है इसका? तशदीद। इसको इसलिए कहा गया कि जब भी मान लो उर्दू में अगर हमें कुछ भी लफ्ज़ लिखना हो, उर्दू में हमें भी कोई लफ्ज़ लिखना हो, मान लो उर्दू में हमें लिखना हो शक्कर, क्या लिखना है? शक्कर। ये शीन, ये काफ, फिर काफ और ये, तो ये क्या पढ़ना में आता? शक कर। अब मैं इसको काट देता हूँ। अब इसको क्या पढ़ते हैं लोग? शक कर, शक कर। क्या पढ़ते हैं इसको? शक कर। किस पे शक करना है? शक किसी पे नहीं करना है भाई, शक किसी पे नहीं करना है, किसी पर भी शक नहीं करना, सब पर भरोसा करना है, एतमाद करना है। इसको क्या पढ़ते? शक कर। इस क को हम तोड़ नहीं सकते, ये दोनों टूटे हुए पहले, इसको कितना तोड़ेंगे? एक डंडी एक ज़्यादा लगा देंगे तो ये शगर हो जाएगा। मान लो हमने एक के हटा दिया और दूसरे के डंडी लगा दी तो क्या हो जाएगा? शगर हो जाएगा। शगर से शुगर हो जाएगा, वो तो इंग्लिश में हो जाएगा, उर्दू में क्या होगा? तो इसलिए 2 के को एक साथ पढ़ने के लिए हमने क्या निकाला? शीन, ये का और यह। अभी है ये शकर, और जब का पे लग जाएगी तशदीद तो क्या हो जाएगा? शक्कर। क्या हो जाएगा? शक्कर। समझ गए ये बात? ठीक है। जिस हरूफ पर ज़बर होता है उसे मंसूब कहते हैं, जिस हरूफ के नीचे ज़ेर होता है उसे मकसूर कहते हैं, जिस हरूफ के ऊपर पेश होता है उसे मफ्तूह कहते हैं। इसी तरह जिस हरूफ के ऊपर तशदीद लगाई जाती है उसे मुशद्दद कहते हैं। क्या कहते हैं? मुशद्दद कहते हैं। क्या कहते हैं? मुशद्दद कहते हैं। इस वक्त काफ की हालत क्या है? मुशद्दद है। इस वक्त काफ की हालत क्या है? मुशद्दद है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई होगी। कुछ एग्जाम्पल है, अल्लाह, रिक्कत, दिक्कत, शक्कर, गन्ना, जहाँ पर भी डबल आवाज़ आए वहाँ पर तशदीद लगाई जाती है। समझ गए दोस्तों? ठीक है, आगे आइए। सबसे आखिरी अब लफ्ज़ है तनवीन। क्या है? तनवीन। तनवीन कोई एक चीज़ नहीं, तनवीन तो 3-4 होती, तनवीन 3 होती है, यानी 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश, इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? तनवीन। क्या बोलते हैं? तनवीन। 2 ज़बर, 2 ज़ेर या 2 पेश को तनवीन कहते हैं और नून की आवाज़ देते हैं, जैसे फ़ौरन, असलन, मसलन वगैरह वगैरह वगैरह। गैरा नहीं, वगैरह। क्या है? वगैरह। ये पहली बात, तनवीन जो है सबसे ज़्यादा अरबी में इस्तेमाल होती है और उर्दू में बहुत ही कम लफ्ज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, फिर भी उन लफ्ज़ों में इस्तेमाल किया जाता है जो अरबी से डायरेक्ट लिए गए हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। जिस पर 2 ज़ेर हो, 2 ज़बर हो, 2 ज़बर हो, 2 ज़ेर हो या 2 क्या हो? पेश हो, उसे क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। समझ गए बात? बिल्कुल इजीली। जैसे और भी तरीके होते हैं, मिसालन, मसलन, फ़ौरन, इत्तेफ़ाकन, ठीक है, इजाज़तन, कुछ भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है? ये कॉन्सेप्ट होता है पूरा। ये कॉन्सेप्ट क्या होता है? पूरा। लेकिन एक चीज़ और है जो मैंने नहीं लिखी है पर मैं फिर भी बता देता हूँ, उसको एरा में शामिल नहीं करते हैं, बस समझाया जाता है।
एक होता है वक्फा, एक क्या होता है दोस्तों, वक्फा। वक्फा नाम की भी कोई चीज़ होती है। अब आप पूछेंगे सर वक्फा क्या होता है, ठीक है बताते हैं आपको। मान लीजिए ये हा है प्लस ये मीम है, ये प्लस ये दाल है, ठीक है। ये हा है, ये मीम है, ये दाल है। हा के ऊपर ज़बर लगाया तो हा ज़ेर हा, मीम पे ज़बर लगाया तो हा, यहाँ ज़बर लगाया माँ, और यहाँ ज़बर लगाया द। क्या हो गया, तीनों पे हमने ज़बर लगा दिया। अब हम इसको जब लिखेंगे जोड़कर तो क्या लिखेंगे, ये हा, ये मीम और ये दा, ये ज़बर ज़बर ज़बर। क्या पढ़ेंगे इसको, हमद। क्या पढ़ेंगे, हमद। क्या पढ़ेंगे, हमद। अब बताइए हमद कोई लफ्ज़ होता है, नहीं होता है सर। क्या होता है, हमद होता है। क्या होता है, हमद होता है। तो हमद का है तो पूरा है सर, और मीम आधा है। मीम क्या है, आधा है। तो मीम को आधा करने के लिए हम क्या लगाएंगे, हा पर ज़बर लगा दिया। मीम को आधा करने के लिए क्या लगा दिया हमने, जज़्म लगा दिया। तो क्या हो गया, हमद हो गया। तो सर दाल पे क्या लगाएंगे, दाल पे क्या लगाएंगे, हमने दाल पे भी जज़्म लगा दिया। अब दाल पे ज़बर लगाने से हमदा हो जाएगा वो, ठीक है। तो जो लास्ट, जब भी किसी लफ्ज़ का आखिरी हुरूफ बच जाता है और उस पर कोई हरकत नहीं होती तो हम क्या लगा देते हैं, उस पर जज़्म। क्या लगा देते हैं, जज़्म। तो अब ये बीच वाला है, ये तो कहलाएगा क्या, जज़्म। और ये जो वर्ड है सबसे लास्ट में हमने लगाया है, ये कहलाएगा वक्फ। क्या कहलाएगा, वक्फ। क्या कहलाएगा, वक्फ। समझ गए। अब आप कहेंगे जिस इसको एराब में शामिल नहीं करते तो बीच में मीम को अदा करने के लिए तुमने क्या लगाया, जज़्म लगाई है, ये जज़्म कहलाएगा। और किसी भी लफ्ज़ के आखिर में जो आखिरी लफ्ज़ बच जाता है जिस पे कोई हरकत नहीं होती है, कोई भी हरकत नहीं होती है, उस पर जो हरकत लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वक्फ़। क्या बोलते हैं, वक्फ़। क्या बोलते हैं, वक्फ़ या वक्फ़ा भी कहते हैं, ठीक है। इसे वक्फ़ा भी कहते हैं। अब ये तो हुआ इसका नाम। और जिस हरूफ पर वक्फ़ लगी है उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे मौकूफ़। क्या कहेंगे, मौकूफ़। जिस पर वक्फ़ा लगा है उसे हम क्या कहेंगे, मौकूफ़ कहेंगे, ठीक है। हर लफ्ज़ के आखिर में यही होता है। जैसे सीन अलीफ ज़बर सा, क्या हो गया, सा। हेज़िर ही, क्या हो गया, सा ही। और लाम क्या है, खाली है, तो लाम क्या है, साकिन है। लाम क्या है, साकिन है। तो ये क्या हो जाएगा, साहिल। क्या हो जाएगा, साहिल, ठीक है। लेकिन अगर हाजिर ही नहीं होता, हाजिर ही नहीं होता, अगर है कोई हरकत है तो हरकत के बाद तो क्या, साकिन ही आएगा। लेकिन साकिन के बाद यहाँ पे कोई ऐसा लफ्ज़ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। साकिन के जस्ट बाद एक और साकिन आ जाता है, साकिन के बाद एक साकिन एक और आ जाता है, तो उस बाद वाले साकिन को क्या बोलते हैं, वक्फ़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्फ़ा बोलते हैं। और और जिस पर वक्फ़ा लगाया जाता है उसी हुरूफ को क्या कहते हैं, मौकूफ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, मौकूफ़ कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपके समझ में आ गई होगी। क्लास से रिगार्डिंग कोई भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा कुछ मात्राएँ, कुछ इस्तिलाहात और हैं जिसको बताएंगे हम आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।